एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के विषय में बात करूंगी। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी के, साथ ही साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे ये वीडियोज़ मददगार साबित हों। यदि हम सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जिस समय भारत में पहला साम्राज्य जो कि मौर्य साम्राज्य रहा था उसकी स्थापना हुई थी, उस समय से लगातार हम परिवर्तन भारत के सामाजिक परिवेश में देखते हैं और गुप्त काल होते होते हमें इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जहां से हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था रही थी वो काफी जटिल भी होती चली गई थी। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम चर्चा करें कि आखिर में गुप्त काल के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसी रही थी, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था अपने आप में सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को समावेशित किए हुए रही थी। गुप्त काल में सभी वर्णों के कार्यों का विभाजन कर लिया गया था। यद्यपि आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि गुप्त काल में बहुत अधिक जातियां विद्यमान नहीं थीं। यद्यपि सभी जातियों के लिए कार्य की प्रकृति और कार्य का क्षेत्र निर्धारित रहा था। कभी कभी हम हालांकि देखते हैं कि उन्हें दूसरे व्यवसाय में भी संलग्न यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे एक आप लोगों से जो तथ्य यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जैसे हम शुरू से जानते हैं फ्रॉम द वैदिक टाइम्स ही कि जितने चार जो प्रमुख वर्ण रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, वो कार्य पर आधारित विभाजन समाज का उस समय से ही रहा था। परंतु गुप्त काल की हम इसे एक विशेषता की तरह भी देख सकते हैं कि जितने भी चार वर्ण रहे थे ऐसा कोई निश्चित नहीं था कि जो पर्टिकुलर कोई एक वर्ण को बिलोंग करेगा उसी के आधार पे वो कार्य करेगा। किसी भी वर्ण के लोग जो हैं वो दूसरे भी कार्य में संलग्न हमें दिखाई देते हैं। बृहस्पति नामक स्मृतिकार के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण जो सिर्फ यज्ञ, अध्यापन, दीक्षा देना कार्य करते थे वह संकट काल में शूद्र द्वारा भी अन्न भोजन ग्रहण कर सकते थे। गुप्त काल में भूदान अर्थात भूमि दान की प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ और शिक्षण जैसे कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी किए जाते थे। यद्यपि हम गुप्त काल में क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति को यदि हम देखते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि ये मुख्य रूप से सैनिक जीवन व्यतीत करते थे और युद्ध में ही संलग्न रहते थे। किंतु गुप्त काल में सामंती व्यवस्था के कारण सैन्य बल प्रत्यक्ष रूप से राजा के अधीन नहीं रही थी। किंतु गुप्त काल में सामंती व्यवस्था के कारण हम ये भी देखते हैं कि क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों और वैश्यों की तरह व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया था। गुप्त काल में हमें क्षत्रिय जाति के अंतर्गत दो वर्ग दिखाई देते हैं। पहला वह वर्ग जो सैनिक कार्य में संलग्न था तथा दूसरा वह वर्ग रहा था जो कृषि कार्य में संलग्न रहते थे। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि जो है पर्टिकुलर कोई भी एक जो वर्ण था वो उसी कार्य से जुड़ा हुआ नहीं था, अन्य कार्य भी हमें करते हुए दिखाई देते हैं और उसी का ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण भी रहा है। इस संदर्भ में इंदौर में मिले ताम्रपत्र जो स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय का है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी क्षत्रियों के द्वारा वैश्यों के काम को भी अपना लिया जाता था। अगर हम वैश्य जाति की बात करें तो सामंती व्यवस्था के कारण व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में ह्रास होने लगा था, पर कुछ व्यक्तियों ने कृषि और व्यवसाय को त्याग कर क्षत्रिय और शूद्रों के पेशे को भी अपना लिया था। जहां तक शूद्रों की हम बात करें तो गुप्त काल में शूद्र भी कृषि कार्य करने लगे थे। गुप्त काल में शूद्र वर्ण के अतिरिक्त एक अस्पृश्य जाति भी रही थी जिसे चांडाल जाति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो अस्पृश्य थे और बस्तियों से बाहर रहते थे तथा शव संबंधी मृत व्यक्तियों के विसर्जन जैसे कार्य करते थे। गुप्त काल में हमें मिश्रित तथा उपजातियों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कि सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो अम्बष्ठ है जाति उसका हमें उल्लेख मिलता है। इस जाति की श्रेणी में ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को रखा गया है। इनके संदर्भ में विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि यह नदी के तट पर निवास करते
थे। मनु के द्वारा यह बताया गया है कि अंबष्ट लोग मुख्य रूप से चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे। यहाँ पे आगे यदि हम और बात करते हैं अन्य जातियों के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम पराशव के विषय में बात करें तो हम यह देखते हैं कि इस जाति के संदर्भ में यह बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से होती थी। इन्हें निषाद भी कहा जाता था। इस जाति के संदर्भ में हमें पुराणों से भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य जितनी भी जातियां उनकी बात करें तो इनमें उग्र भी आता है। इस जाति के संदर्भ में यह माना गया है कि वैश्य पुरुष तथा शूद्र स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति उग्र है, लेकिन स्मृतियों के अनुसार उग्र जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष और शूद्र जाति की स्त्री से हुई है तथा इस जाति के लोगों का मुख्य कार्य बिल में रहने वाले जानवरों को पकड़कर उसके द्वारा अपना जीवन यापन करना रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य जो जाति हमें जिसके विषय में जानकारी मिलती है वो है महत्तर। गुप्त काल में गांव में बुजुर्ग लोगों से प्रायः जमीन को खरीदते या बेचते समय उनसे अनुमति ली जाती थी और इन बुजुर्ग लोगों को महत्तर कहा जाता था, जो कालांतर में एक पृथक जाति के रूप में अपनी पहचान कायम की थी। गुप्त काल में हम जाति व्यवस्था में उपजाति में कायस्थ विशेष महत्व के रूप में, या हम कह सकते हैं कि यह विशेष महत्व की जाति रही थी गुप्त काल में। अगर हम ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। गुप्त काल में कायस्थ समुदाय में सम्मिलित व्यक्तियों का मुख्य कार्य पढ़ाई लिखाई करना तथा लिखने का कार्य करना होता था। यद्यपि कुछ इतिहासकारों के द्वारा इन्हें किसी उपजाति से संबंध करने से इनकार भी किया गया है। इतिहासकारों के द्वारा कायस्थ के समर्थन में कहा गया है कि यह सर्वप्रथम ऐसी जाति का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि कायस्थ जाति का उद्भव गुप्त काल में ही हुआ था। यहाँ पे यदि हम बात करें कायस्थ जाति के विषय में तो इनका हम कह सकते हैं यह स्पष्ट नहीं है कि ये किस वर्ण में गिने जाते थे और मुख्यतः यह जुड़े हुए थे लेखाकरण, गणना, आय व्यय तथा भूमि कर के अधिकारी के तौर पर। गुप्त काल में विद्यमान जाति व्यवस्था के संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद वारामिहिर के विचारों का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके द्वारा यह वर्णित किया गया है कि गुप्त काल में समाज भिन्न भिन्न वर्णों में विभाजित रहा है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होते थे, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे होते थे, वैश्य के घर में 3 कमरे तथा शूद्र के घर में 2 कमरे होते थे। गुप्त काल में हमें दास प्रथा के विषय में भी जानकारी मिलती है तथा हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन भी रहा था। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि गुप्त काल में 15 प्रकार के जो दासों का प्रचलन रहा था। नारद स्मृति से हम इस बात की भी हमें जानकारी मिलती है कि दास बनने की पृष्ठभूमि में कौन से कारण उपस्थित रहे थे। प्राप्त किया हुआ दास जो होते थे उन्हें स्वामी द्वारा भेंट स्वरूप या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया जाता था। स्वामी द्वारा प्रदत्त दास, इसमें दास का स्वामी किसी कारण से अपने दास को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता था। थर्ड यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऋण नहीं चुका पाने के कारण बना दास, इसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित थे जो लिए गए ऋण को नहीं चुका पाते थे तथा इसके परिणाम स्वरूप दास बन जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांव में हारने वाले दास, जब गांव का कोई व्यक्ति कोई शर्त या खेल में हार जाता था तथा तय किए गए नियम के अनुसार दास बनना स्वीकार कर लेता था। स्वयं दासत्व ग्रहण करने वाला दास, इसमें स्वेच्छा से दास बनने वाले लोग सम्मिलित होते थे। निर्धारित समय के लिए अपने को दास बनाने वाला व्यक्ति, इनमें ऐसे दास आते थे जो किसी कारणवश एक निश्चित समय के लिए दास बनना स्वीकार कर लेते थे। प्रेम में पड़ने वाला दास, इसमें ऐसे दास आते थे जो प्रेम के कारण दास बनना स्वीकार कर लेते थे। चोरों तथा डाकुओं के द्वारा बेचा हुआ दास, चोर और डाकू अपने अधीन लोगों को दास के रूप में बेच देते थे। संन्यास से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले दास,
इनमें ऐसे दास आते थे जो कई बार संन्यास से पुनः गृहस्थ बनने के लिए लोग दास बन जाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दास प्रथा के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि दास अपने स्वामी के निर्देशानुसार सभी कार्यों को संपन्न करते थे। इस संदर्भ में कात्यायन स्मृति में उल्लेख किया गया है कि द्विज स्त्री अगर दास से विवाह करती थी तो विवाह होते ही वह स्त्री दास हो जाती थी, किंतु यदि दास स्त्री अपने द्विज स्वामी से पुत्र उत्पन्न करती थी तो उसे दास जीवन से मुक्त कर दिया जाता था। किसी दास के द्वारा अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की जाती थी तब उसे उसके मालिक द्वारा उसे दासत्व से मुक्ति दे दी जाती थी। यद्यपि आधुनिक शोध कार्यों से यह साबित हो चुका है कि गुप्त काल में दास व्यवस्था काफी कमजोर हो गई थी। तो यहाँ पे दास व्यवस्था जो है, या हम कह सकते हैं जो स्लेवरी सिस्टम है, उसे किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और उसका साक्ष्य हमें प्राप्त होना गुप्त काल के समय में यह हमें बतलाता है कि सामाजिक जो है पतन या सामाजिक जो स्थिति रही थी वो बहुत अच्छी नहीं रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी वर्ण के लोग दास हो सकते थे एवं स्वेच्छा से भी दास बन सकते थे। दासियां भी हुआ करती थी जिनका मुख्यतः कार्य होता था गृह कार्यों में नियोजित होना। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि किस प्रकार से आगे की कृषि कार्य से भी जुड़े हुए दास होते थे तथा दासों की स्थिति कैसी होती थी, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से कृषि कार्य में दासों की आवश्यकता में कमी आना रहा था। दासों के साथ गुप्त काल में साधारणतः मालिक के द्वारा काफी अच्छा व्यवहार किया जाता था। यहाँ पे यदि हम बात करें गुप्त काल के समय जाति व्यवस्था के विषय में, तो हमें पता चलता है कि वृहत संहिता के जो रचयिता हैं वरामिहिर, उन्होंने विभिन्न वर्णों के भिन्न भिन्न प्रकारों के जो मकान की व्यवस्था के विषय में जो जानकारी दी है, इससे भी हमें जो समाज में वर्गीकरण रहा था इसके विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर रामशरण शर्मा ने ऐसा माना है कि गुप्त युग में वैश्यों की जो स्थिति थी उसमें भी पतन दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जितने भी वैश्य धर्म के जो वैश्य जाति से जो जुड़े हुए लोग थे, इनका अधिक से अधिक जो है लगाव या झुकाव जो रहा था वो कृषि कार्य और वाणिज्य और व्यापार से रहा था तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से इनकी जो स्थिति रही थी वो बहुत अच्छी रही थी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि फायहान ने भी वर्णन किया है कि जितने भी जो धनी लोग थे वो दान किया करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो शूद्र थे उन्हें भी कृषि कार्य करने का अनुमति प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुप्त काल के समय में काफी परिवर्तन हमें जाति व्यवस्था और समाज की जो वर्गीकरण रही थी उसमें हमें दिखाई देती है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से आगे जो गुप्त काल के समय में सामाजिक स्थिति रही थी उसकी चर्चा करूंगी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।